हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री के उन सभी प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो हमारे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे वो बीपीएससी प्री में पूछे गए हों, मेंस में पूछे गए हों, सीडीपीओ में पूछे गए हों, बिहार पुलिस में पूछे गए हों या टीआरई 1, 2 और 3 में पूछे गए हों। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है वो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो 2025 की नई बुक है, ये हमारी उससे जो है प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। अगर आपने हमारे इस सीरीज़ की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो हमारे साइंस की क्लासेज हैं उनको भी देख सकते हैं। क्लास की पीडीएफ के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहां से हमारे डेली क्लास की पीडीएफ और इम्पॉर्टेंट अपडेट टीआरई 4 के बारे में और क्लास की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। मैं आप सभी से आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो को आप तक पहुंचाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और किसी अदर टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों सेशन का कि जो हमारा वुड का जो 1854 का प्रेषण है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की और इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। तो ये जो दोनों हैं वो 1854 के वुड डिस्पैच की, ये दोनों बातें ही सही हैं। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी होगा दोस्तों, विकल्प डी वो हमारा जो है सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो जो हमारा वुड की अध्यक्षता में जो गठित समिति थी उसने 1854 में भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार की जिसे भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। अगर देखिए आपसे कभी पूछ ले कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है तो 1854 का जो वुड डिस्पैच था उसे कहा जाता है या वुड का जो घोषणा पत्र था उसे कहा जाता है। अब इसमें सिफारिश क्या क्या हुई थी तो उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेज़ी और देसी भाषा की भी सिफारिश की गई थी और इसके साथ ही जो महिला की व्यावसायिक शिक्षा है उस पर भी ध्यान देने की बात की गई थी। महिला और व्यवसाय शिक्षा प्रांतों में शिक्षा विभाग के गठन की सिफारिश की गई थी और इसके तहत ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी तो 1857 में। देखिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की भी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा तो 1854 में जो वुड का घोषणा पत्र था उसी की अनुशंसा पर की गई थी। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर प्रसिद्ध मिंट अपना जो है वो कब जारी किया था। तो मैकाले ने जो है वो जो 2 फरवरी 1835 को उन्होंने अपना मिंट जारी किया था। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े प्राच्य और पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न और जो एंशियंट था उसको दूर करने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल में एक विधि सदस्य मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रधान नियुक्त किया जिसका कार्य था कि भाषा संबंधी विवाद पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना। मैकाले ने पाश्चात्य शिक्षा करते हुए 2 फरवरी 1835 को अपना सम्मानार्थ या मिंट प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना की गई और मैकाले द्वारा प्रस्तुत जो मिंट्स में गवर्नर जनरल बेंटिक ने जो है वो कब स्वीकार कर लिया था तो 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम क्या कर दिया था, अंग्रेजी कर दिया था। देखिए, हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। ये बीपीएससी असिस्टेंट में पूछा गया सवाल है। तो जो हमारा 1835 का मैकाले का मिंट्स था दोस्तों, इसने जो है वो आधुनिक शिक्षा की नींव रखी और हायर शिक्षा के लिए या हायर एजुकेशन के लिए इसने अंग्रेजी की वकालत की। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1916 में हुई थी। किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने, याद रखिएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। अब ये 2 सदस्य कौन कौन से थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये जो आपका सवाल है वो छाछोटे बीपीएससी री एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। देखिए, ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। तो थोड़ी देर पहले ही आपने देखा कि किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। लॉर्ड कर्जन ने किया था और इन्होंने क्या किया था कि सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति जो गुरुदास बनर्जी थे, इनकी अध्यक्षता में जो है वो एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी किया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पारित किया गया? तो जो हमारा 1904 है दोस्तों, 1904 में जो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है वो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, या जिसको हम इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट कहते हैं, वो पारित किया गया था। हमारा जो अगला सवाल है वो है, देखिए ये जो बीपीएससी टीचर 9वीं 10वीं में पूछा गया है कि 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इसमें क्या थे? इसमें डेविड हेयर जो है वो प्रमुख थे, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा राधाकांत देव और डेविड हेयर और दीवान बैद्यनाथ मुखर्जी ने की थी। राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वो किस लिए की गई थी? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई थी दोस्तों? कि जो सिविल सेवक थे उनको भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए 1800 ईस्वी में जो सिविल सेवक थे उनको भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। देखिए, कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर वेलीजली के द्वारा 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई और इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था। हमारा अगला सवाल है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना जो हुई थी वो 15 अगस्त 1906 को हुई थी। 15 अगस्त 1906 को किसने किया था? तो आगे हम देखते हैं कि किसने किया था। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 को कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद या नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सतीश चंद्र मुखर्जी व अन्य के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा, आपसे पूछता है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना किसने की थी? तो सतीश चंद्र मुखर्जी ने की थी। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1885 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में कौन नहीं था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, ये तो था, ये सही हो जाएगा। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित करना, ये भी हमारा सही हो जाएगा। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। देखिए, शुरुआत में जो था वो कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना नहीं था, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा जो है वो सही विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, सी जो है वो सही हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछा था, इसलिए सही हो जाएगा हमारा जो गलत है इसमें।
हमारा अगला सवाल है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। तो सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग जो है वो 1917 में नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें तो सैंडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था और वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो आपके लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष में क्या हुआ, आयोग नियुक्त हुआ। यह आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा की गई थी। तो जो सिस्टर ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल हैं, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल, इनके द्वारा जो है वो 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। तो इसका जो शिलान्यास किया था वो महात्मा गांधी ने किया था और ये अभी आपका ताज़ा ही क्वेश्चन है, बीपीएससी 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम में 2023 में पूछा गया है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगर हम बात करें तो 1784 में जो है वो सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई और इसका काम क्या था, तो जो महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना इनका काम था। देखिए, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। अब देखिए इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था। तो आप सभी को पता है कि ये लाया कौन था, तो लिटन लाया था, लेकिन रद्द किसने किया था, तो रिपन ने रद्द किया था। ऐसा कहा जाता है कि जो लॉर्ड रिपन था उसका जो दिल था वो भारतीयों के लिए धड़कता था, उसने बहुत से अच्छे काम किए थे भारतीयों के लिए, इसीलिए ऐसा कहा जाता है। तो जो 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, जिसने क्या है कि भारतीय भाषाओं में जो प्रेस हमारे या जो पंपलेट या अखबार या पत्रिका जो छप रही थी उनको इसने क्या कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये कौन लाया था, तो लॉर्ड लिटन लाया था और रद्द किसने किया, तो रिपन ने। इसलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया था। कब आया था, तो ये 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो इसमें देखिए वो आधुनिक शिक्षा से संबंधित था, हमने सबसे पहले ही वही क्वेश्चन किया है, और भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से भी रिलेटेड था। तो हमारे दो ऑप्शन क्योंकि सही हो जाते हैं, इसीलिए हमारा जो विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ये भी आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों ताज़ा है, बीपीएससी TRE 3 जो जुलाई 2024 में पूछा गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाओं समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर जो है वो गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। अब ये कब आया था ये आपको बताना है। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी TRE 3 जुलाई 2024 में पूछा गया है। तो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि जो ये एक्ट आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसे क्या कहते थे, गैंगिंग एक्ट भी कहते थे, ये हमारा 1878 में आया था और 1882 में जो है वो रिपन ने इसको रद्द कर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे लॉर्ड लिटन के द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो ये हमारा जो विकल्प दिया गया है ये हमारा सही है। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा, ये भी हमारा सही है। और इस अधिनियम के जो है वो लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, तो हमारा ये भी सही है। इसीलिए जो हमारा विकल्प ए है 1, 2 और 3 जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका क्या है, इसके जो संस्थापक या स्थापना किसने की थी। तो शिशिर कुमार घोष ने जो है वो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। अब देखिए ये एक ऐसी पत्रिका है जो क्या है कि जब लिटन ने 1878 में
क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ला के जो भारतीय भाषा में छप रहे अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इसने क्या किया, रातों रात ही इन्होंने अपना लैंग्वेज ही बदल दिया, इन्होंने इंग्लिश में छापना शुरू कर दिया। तो आपसे पूछ सकता है कि क्या है कि ऐसी कौन सी पत्रिका थी जिसने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के आ जाने से रातों रात अपने लैंग्वेज को बदल दिया था, इंग्लिश में कर दिया था। तो वो हमारा अमृत बाजार पत्रिका हो जाएगी। और इसके संपादक कौन थे, तो शिशिर कुमार घोष थे। देखिए, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना क्या है, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कोलकाता में प्रारंभ की। ये क्या है, प्रारंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी, लेकिन 1878 ईस्वी में देसी भाषा प्रेस अधिनियम या जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं, उसके लिए इन्होंने रातों रात क्या कर दिया, अंग्रेजी भाषा में अपना रूपांतरण कर दिया। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछी जा सकती है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। तो उदारवादियों की नीति का जो प्रचारक था दोस्तों, वो हमारा क्या था, लीडर। लीडर जो था, हमारा विकल्प बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अब लीडर का जो संपादक था वो कौन था या किसके द्वारा ये निकाला जाता था, तो इसके जो संपादक थे वो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। अगर हम बात करें तो फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी और यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। लीडर समाचार पत्र जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा निकाला जाता था और वह उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से जो है उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। तो देखिए, द हिंदू, द बंगाली और द महारत्था, ये जो हैं वो आपके राष्ट्रवादी हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान टाइम्स है वो कोई राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो सही हो जाएगा। देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, ना कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, बंगाली और मराठा जो या महारत्था जो है वो प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। हमारा अगला जो सवाल है वो भी बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया है कि जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आप सभी को पता होगा कि सर विलियम जोन्स के द्वारा जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1784 में। देखिए, फिर से क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ लिया गया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो 1784 ईस्वी में बनी थी उसका आरंभ किसने किया था। इस बार स्कूल टीचर में 7/12/2023 को पूछा गया। तो ये हमारा विलियम जोन्स थे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं जो आपको सवाल करा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के पीडीएफ भी ले लीजिए। अगर आप वीडियो देख लेंगे फिर पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको जो प्रश्न हैं वो लंबे समय तक याद रहेंगे। और मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हमारा जो अगला सवाल है वो है मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य में पहली बार कौन लाए थे। तो जो पुर्तगाल मिशनरी थे वो हमारा जो मुद्रण या जिसको प्रिंटिंग बोलते हैं वो सबसे पहले लेके आए थे। ये जो हमारा सवाल है वो 2005 बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया है। हमारा जो अगला सवाल है वो है राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो जो इंडियन नेशन है, द इंडियन नेशन जो है उसका जो प्रकाशन है वो 1931 में प्रारंभ हुआ। ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो बिहार की राजधानी पटना से ये प्रकाशित होता था, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये स्कूल टीचर और हेडमास्टर में भी पूछा गया है। तो अगली बार पूछ ले कि कहाँ से प्रकाशित होता था, तो बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित होता था ये। और कब प्रकाशित हुआ पहली बार, तो 1931 में। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब कब लाए गए। तो पहले 1835 में लाया गया, फिर 1867 में लाया गया, फिर 1878 में लाया गया और फिर 1908 में लाया गया। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि 1835 में प्रेस एक्ट आया और फिर प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 में आया, फिर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका 1878 में आया और उसके बाद जो है वो आपका 1908 में लॉर्ड मिंटो ने एक अतिरिक्त प्रेस नियंत्रण एक्ट पारित किया। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा कुछ जो है कि मीडिया को नियंत्रित करने के लिए इतनी बार जो है आपका अधिनियम पारित किए गए। कब कब, 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। अब देखिए, हमारा जो अगला सवाल है वो है अमेरिका में
फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार किसने प्रकाशित किया? तो इसका जो है वो तारकनाथ दास जी ने किया था फ्री हिंदुस्तान को, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है वो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई है? तो आपको बताना है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका नहीं जुड़ी हुई है। देखिए जो यंग इंडिया है, यंग इंडिया किसकी है? आप सभी को बताना पड़ेगा कि यंग इंडिया किसकी है। तो यंग इंडिया किसकी है मैं बता देता हूँ, महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी की। अब देखिए महात्मा गांधी क्रांतिकारी नहीं थे, वो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे लोगों को। तो आप खुद सोचिए कि इनकी जो ये पत्रिका है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से कैसे जुड़ जाएगी। ठीक है, इसीलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन जो है वो पटना से होता था? तो द इंडियन नेशन जो है उसका जो प्रकाशन है वो पटना से होता था और वर्ष 1931 में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने इसकी स्थापना की थी। हमारा अगला सवाल है कि बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? तो जो बहिष्कृत भारत नाम का जो जर्नल था या न्यूज़पेपर था वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किया था, इसलिए जो हमारा विकल्प डी है वो हमारा सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? तो जो अबुल कलाम आज़ाद की पत्रिका थी वो अल हिलाल थी। कौन सी? अल हिलाल। और अगर कामरेड की बात की जाए तो ये मोहम्मद अली की थी। किसकी? मोहम्मद अली की। हमारा अगला सवाल है, देखिए हमारा जो लास्ट सवाल था वो यहीं तक था और इसके आगे जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनिए। और इससे क्या होगा, आपको जब भी हमारे जो वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्लास अगर लाइव रहेगी तो भी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। तो मिलते हैं इसी तरह धमाकेदार प्रश्नों और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।